जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9 का 8th चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। अभी तक इस चैप्टर में हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कशन करी कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से अलग अलग मॉडल्स दिए या फिर उन्होंने करेक्शन करी मॉडल्स में। जैसे जैसे मॉडल अपडेट हुए वैसे वैसे नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमने देखा था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला। फिर हमने एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। 118 एलिमेंट्स टोटल डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने जाने थे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है। उसी फिक्स्ड पाथ को हम बोलते हैं सेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। तो हमें यह भी पता है कि एक एटम है हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम है नियोन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या एक ही सेल में होंगे? बिल्कुल नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग सेल्स में होते हैं और अलग अलग सेल्स की फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेटेड रहता है तो वो एनर्जी लूज करने चाहिए, और फिर लूज करते हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं जाते? तो बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सेल में रिवॉल्व करते हैं। इसकी वजह से एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट नहीं करते। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते। तो यानी अलग अलग सेल के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये हम पढ़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है तो आपको ऐसे बताना है जैसे अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बोर एंड ब्यूरी रूल्स में यह बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। पहला रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। कि एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये कैसे पता चलेगा आपको? 2n² के फॉर्मूले से। और n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ सेल। कि अगर पहला सेल है तो n की वैल्यू 1, दूसरा सेल है या l सेल है तो n की वैल्यू 2, k सेल है जो सबसे पहला सेल होता है, ठीक है। यहां पे जो ग्रीन है ये सबसे पहला सेल है यानी k सेल है। तो k सेल को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n यहां पे 1 रख दो, स्क्वायर कर दो यानी 2, यानी k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। l सेल में l को हम 2 से भी डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2, 2 का स्क्वायर यानी 8। तो l सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। अगला आता है m सेल यानी 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2, 3 का स्क्वायर यानी कि 18। यानी k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। कम भी आ सकते हैं इससे, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे। l सेल में 8 मैक्सिमम होते हैं, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। m सेल में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसे ही n का निकालोगे, n की जगह यहां पे क्या रखोगे? 4। मतलब जो अगला सेल है n, और यहां पर जो n है इस n की जगह 4 रखोगे, क्योंकि 1 2 3 4 n को हम 4 नंबर से भी डिनोट करते हैं। तो 4 रख दोगे तो कितना आएगा? 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन n सेल में आ सकते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो मैक्सिमम इसी सेल में आ सकते हैं। अगला रूल क्या है? द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के सेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आउटर मोस्ट सेल है
कोई सेल है वो आउटर मोस्ट सेल है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसी में जा रहा है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। कब? जब वो लास्ट सेल है या आउटर मोस्ट सेल है तब। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेप्ट के सेल, के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर के सेल ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 नहीं आ पाएंगे, बेशक वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तीसरा क्या है? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे, उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन के सेल में आएंगे, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। अब हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे मैंने ये नंबर लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक, ऐसे ही एटम के पास जितने प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखे हैं मैंने, और आपको ऐसे ही सीरीज में याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। अगर कोई सिंबल आपको नहीं पता तो मैंने नाम ले दिया, उसके सामने उसका नाम लिख देना। ठीक है। तो इनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बात समझ में? देखो, हाइड्रोजन और नंबर क्या है? 1, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी हम यहां पे न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आपको ऐसे लगाना है। ठीक है। के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2, उससे कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। यहां लिख देते एक साइड, यहां लिखते हैं ग्रीन वाली के, रेड वाली एल, और ये ब्लू वाली एम। ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं के सेल में, तो डाल दिए। लिथियम, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ना, जैसे ये नंबरिंग करिए ना वैसे ही ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। और ऐसे ही आपको सीरीज में याद भी रखना है। इसमें लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आप भरोगे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें डाल दो। किसमें? एल सेल में। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी 1 2 3 4। बोरोन में 5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ध्यान देना, जब तक एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं अगले सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डालूंगा। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम एल सेल की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की? 8, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए 8 ही आने चाहिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले में 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एल सेल में। अब हम बढ़ेंगे अगले सेल में यानी एम सेल। इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे 8, क्योंकि मैक्सिमम इतनी ही कैपेसिटी थी। तो अगले में जाएंगे एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 11 हो गए। अगले में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अगले में 13 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, ठीक है। अगले में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अगले में आएंगे फास्फोरस में 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15। अगले में 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगले में 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगले में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आप यहां ध्यान देना, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जो एम सेल है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखो इससे अगला जो है वो होता है पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, ये सेल इसकी तरह तो सेम है, और ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन होते तो 19 है। तो क्या हम इसी वाले सेल में भर दें? अगर मैं इसी सेल में भर देता हूं, ये लो भर दिया, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? ये वाला, लास्ट वाला। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 9, जो इस रोल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो इसको मैं यहां से हटा दूं तो ये जो रूल है ये फॉलो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 19 है, तो उसे मैं भरूंगा अगले सेल में। ये अगला सेल आ गया एन सेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां आ गया? एन सेल में आ गया, ठीक है। ये कौन सा एटम था? पोटेशियम। एन यहां पे अब कौन सा
सेल हो गया आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम एम सेल में डालते, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो एम सेल हो जाता आउटर मोस्ट सेल। अगर वो आउटर मोस्ट सेल हो जाता तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए थे, तो इसी वजह से एन सेल में गया। अगला एटम जो आता है उसका नाम है कैल्शियम, यानी कैल्शियम जो है वो 20th नंबर पे आता है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है उसका 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन उसमें भी होंगे। तो ये न्यूक्लियस, ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ये एन सेल, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसे पहले भरते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 तक तो इसकी तरह मैंने भर दिया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं 19 और 20, उन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एम सेल में ही डाल दूं तो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एम सेल में गया है तो वो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कहां डालूंगा एन सेल में, ठीक है। तो एन सेल यहां पे क्या हो जाएगा अब आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। और ये एटम कौन सा है कैल्शियम, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ना यहीं तक याद रखना है, क्योंकि आगे जो एलिमेंट है उसको आप पढ़ोगे 11th में, कि 11th क्लास में आप ये पढ़ोगे कि आगे जो एलिमेंट है या फिर बाकी जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर 9th क्लास के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है, जैसे मैग्नीशियम का लिख रहे हो तो मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के सेल में तो 2, अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो 8, अगले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, ऐसे ही इसका लिखोगे आर्गन का तो 2,8,8, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 और एम सेल में 8, ठीक है। इसका कैल्शियम का लिखोगे कैसे 2 8 8 2, पोटेशियम का 2 8 8 1। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है। और 11th क्लास में नए रूल्स आएंगे, उस रूल के हिसाब से आपको बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, और ऐसे नहीं लिखते, उसका अलग तरीका होता है थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने सीरीज में लिख रखा है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, तो आपको ये सीरीज में याद रखना है। सीरीज में याद रखने का क्या फायदा होगा, आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, उसमें ये सीरीज में लिखे हुए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है 18 एलिमेंट सीरीज में है। उनके बगल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे लिखे हुए हैं उन्हीं के सामने। यहां पर ये जो नंबर है यही क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो यानी ये नंबर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बस यहां पे क्या नहीं है न्यूट्रॉन्स नहीं है और मास नंबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीज नहीं है। या तो आप इन सब एलिमेंट के मास नंबर याद कर लो या न्यूट्रॉन नंबर याद कर लो, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर ऐड करोगे प्रोटॉन से तो वो मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर याद है तो माइनस कर दो प्रोटॉन, यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रॉन नंबर याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का 0 होता है न्यूट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 4, बेरिलियम के पास 5, बोरोन के पास 6, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, फ्लोरीन के पास 10, नियोन के पास 10, सोडियम के पास
12, मैग्नीशियम के पास भी 12, एल्युमिनियम के पास 14, सिलिकॉन के पास 14, फॉस्फोरस के पास 16, सल्फर के पास 16, क्लोरीन के पास 18, आर्गन के पास 22, पोटेशियम के पास 21, कैल्शियम के पास 20। ठीक है, याद कैसे रखोगे? जैसे आपको सीरीज में सारे एलिमेंट याद है तो 0 2 4 5 6 6 7 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 22 21 20 ऐसे याद रखोगे तो ये सारा जो चार्ट है ना वो आपको सारा याद हो जाएगा। क्योंकि मास नंबर आप ऐड कर देना, 0 1 1 है इसका मास नंबर, 2 2 4 4 है इसका मास नंबर, 4 3 7 7 है इसका मास नंबर। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये जो लास्ट है ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का मास नंबर सेम होता है। 22 + 18 40, 21 + 19 40, 20 + 20 40। तो यानी इन तीनों का मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट मींस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन विथ विच वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन। यानी एक एटम कितने हाइड्रोजन या कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है उसी को बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे पानी का फॉर्मूला है H2O, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है या कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। एमोनिया NH3, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है या नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 3। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है यानी मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। CH4, मीथेन भी बोलते हैं इसे, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। ठीक है। वैलेंस सेल क्या होता है? द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, यानी आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, या ये भी बोल सकते हो आप कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जा रहा है उसको हम बोल देंगे वैलेंस सेल। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट आया, क्या होता है ऑक्टेट? इफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एन ऑक्टेट। जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। जैसे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम बोलेंगे क्या? ऑक्टेट। ऑक्टेट से क्या फायदा होता है? एटम्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट आर जनरली स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। जिस भी एटम के पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट है यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है तो वो स्टेबल होता है और अनरिएक्टिव होता है जनरली। ठीक है। आगे 11th 12th में अगर आप साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी स्टेबल नहीं होते। हालांकि वो जिनके पास ऑक्टेट नहीं है उनसे तो स्टेबल होते हैं लेकिन इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जैसे कि नियोन, आर्गन। ठीक है। यहां पे आपको बताया ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसे हम बोल देते हैं ऑक्टेट रूल। हीलियम में और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि हीलियम भी क्या है? अपने आप में स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? यह बोला जाता है अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है और वही आउटर मोस्ट सेल है तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे आते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हीलियम के पास तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेंगे, यानी उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इससे ज्यादा आ नहीं सकते तो वे इसी में संतुष्टि कर लेंगे यानी स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और एट द एंड हमें क्या होना है? स्टेबल होना है।
फाइनेंशियल कंडीशन से स्टेबल होना है, ठीक है। अगर आपको जो करना है, जो आपकी हॉबी है, इंटरेस्ट है, वो करना है, तो वो भी करके आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यानी एट द एंड आपको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। ऐसे ही एटम भी करते हैं। कुछ एटम के पास ऑक्टेट तो नहीं है पूरा। हमने देखा था ऑक्सीजन के लास्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो एटम भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं, जिससे वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, ठीक है। 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ, तब एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। उसी को बोलते हैं हम वैलेंसी। जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। अब आपको पता है अगर इसमें मेरे को ऑक्टेट बनाना है, तो या तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। या फिर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं तो इससे पिछले वाला जो सेल है वो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए सोडियम एटम के लिए आसान क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेके आना या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना। 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप या तो 7 चैप्टर करके आ जाओ या सिर्फ 1 चैप्टर करके आओ, तो आप क्या करोगे, 1 चैप्टर करोगे। तो आसान क्या है यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, जिससे सोडियम Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपने आप को स्टेबल बना लेता है, ठीक है। अगला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 या 6 या 7 हुए तो वो क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। और वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 7 यही होता है। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ऐसे केस में जिसमें 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो गेन कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसी को बोलेंगे हम वैलेंसी। आगे बात समझ में। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं ये ऐसे ही नहीं होते, एनर्जी लगती है इनमें, या तो एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन या एनर्जी लूज करता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 होंगे तो क्या होता है इसमें, अब 4 लूज करे या गेन करे दोनों एक ही बात सी पड़ जा रही है। तो इस केस में क्या करता है एटम, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और वैलेंसी क्या होगी इसकी, 4। कार्बन, कार्बन 2 और 4, ये है क्या, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये शेयर करेगा या लूज करेगा या गेन करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि इसको शेयर करने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। देखो कार्बन ऐसे करके हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे मीथेन का बताया था। तो हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। तो ये हाइड्रोजन कार्बन से बोलेगा कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया अलग अलग। तो क्या हुआ, ये चारों हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए,
ये कार्बन भी स्टेबल हो गया क्योंकि कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ऐसे ही बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। ठीक है, चौथा केस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो पहले से ही एटम क्या है, स्टेबल है। तो एटम जो है वो तो स्टेबल है और वैलेंसी क्या है, 0, क्योंकि ना ही उसे लूज करना ना ही गेन करना। एग्जाम्पल क्या है इसके, नियोन, आर्गन। ठीक है, हीलियम भी क्या है, स्टेबल एटम होता है, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी की निकालने की बात कर रहे हैं और हीलियम की वैलेंसी भी 0 होती है क्योंकि वहां पे डिप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। क्योंकि डिप्लेट रूल जो है ना वो इतना खास है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए हीलियम में और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बस इतना ही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।